गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक। तो चलिए, आज से इतिहास की नई रोमांचक दुनिया में कदम रखने वाले। तो इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, इतिहास पढ़ने के आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, इतिहास पढ़ना, याद करना, समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। और कंपटीशन का मतलब ही है आपको अच्छा नहीं बनना है, दूसरे से बेहतर बनना है। तो जो दूसरे के लिए आसान है वो तो आपके लिए भी रहेगा। तो जो दूसरे से नहीं बन रहा है वो आपसे बनना चाहिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा ये। और हिटलर की एक बात याद रखना, इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज देन डोंट कम्पीट। दूसरा बेनिफिट, अगर आज के भारत को समझना है, आज की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो आपके कल के भारत को आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो इतिहास एक पुल है, समझ लो, जो हमको हमारे अतीत से जोड़ता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट, इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सबक देके जाएंगी। जो मॉरल वैल्यूज सीखोगे, जो लाइफ लेसन सीखोगे, वो कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्यन एम्पायर। जहाँ पे ज़रूरत लगेगा मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आमतौर पे शुरुआत आदि मानव के ज़माने से होती है, पाषाण काल से, लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले उसको डील कर रहे हैं। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए हमको आज से लगभग 2500 साल पहले जाना पड़ेगा। और 2500 साल पहले की मैं बात करूं तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार से, तो आज का भारत नहीं, ये आपका हिमालय पर्वत, जो नेपाल होते हुए जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये हिंद कुश पर्वत बोला जाता है उस तरफ के एरिया को, तो यहाँ तक पूरा भारतवर्ष जाना जाता था। ठीक, आज से 2500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और इस समय भारत एक भारत नहीं था, ये 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें हमारा एक छत्तीसगढ़ भी आता था, चेदी महाजनपद। ठीक, उसमें से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, जो आज के यूपी बिहार वाले एरिया में पड़ेगा। ठीक है, क्या? मगध। ठीक, तो टोटल कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16। और उसमें से एक की बात कर रहे हैं, क्या? मगध। तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को हम देखते हैं। ठीक, अब मगध की बात करेंगे। इन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई जनपद था तो वो कौन सा? मगध। और कारण क्या? अगर आप देखोगे यूपी बिहार वाला एरिया पड़ता है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, बहुत सारी नदियाँ, हिमालय की नदियाँ निकलेंगी। और जहाँ पे नदी है मतलब पानी है, पानी है मतलब खेती है। और पुराने ज़माने में मुख्य सोर्स आमदनी का क्या होता था? खेती किसानी, कृषि होता था। ठीक है, तो पैसे से मजबूत है मतलब सब तरफ से मजबूत है। ठीक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती के अलावा आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से मजबूत था मतलब पावरफुल था। ठीक, तो मगध साम्राज्य की बात करेंगे हम लोग। और इस मगध साम्राज्य में कुछ फेमस डायनेस्टीज आई, वंश आए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कुल 7 डायनेस्टी के बारे में हमको देखना है। 7 डायनेस्टी, 7 वंश, 7 ही इंपॉर्टेंट वंश है, सभी को नहीं पढ़ना है। पहला हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। दूसरा शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश, नंद डायनेस्टी। चौथा मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। पांचवा शुंग वंश। छठवां कण्व वंश। और सातवां सातवाहन, या आप इसको आंध्र सातवाहन भी बोल सकते हो।
आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनने पे फोकस करना, याद करने पे जोर मत डालना, ठीक है, सिर्फ कहानी सुनना। तो ये 7 वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रमानुसार वंशों को जमाइए। तो अगर इसको याद रखना तो याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, हसीना की मौसी का 7 वंश रहता है, अलग अलग वंश। तो हसीना की मौसी के कितने वंश थे? 7 वंश। तो हसीना की मौसी के 7 वंश। अब ह से याद रखना हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश की ऐसी जोड़ने के लिए बनाया सेंटेंस को। तो हसीना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मौसी से मौ से मौर्य वंश और सी से शुंग वंश, ये शिशु है ये शुंग है। का से आखना कर्ण वंश और 7 से सातवाहन वंश, ठीक है। पहले काणा है फिर अंधा है, आंध्र सातवाहन, ठीक है, कर्ण वंश और सातवाहन। तो ये 7 डायनेस्टीज के बारे में हमको देखना है, इसको याद करना है। बट फिलहाल आज हमारी कहानी है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य को समझने से पहले हमको नंद वंश के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक। और ध्यान से सुनना, बीच में पूछूंगा खड़े उठा के। तो नंद वंश के संस्थापक थे, फाउंडर कौन? महापद्म नंद, ठीक। क्षत्रिय हंता की उपाधि मिली थी, एक परशुराम थे, कई बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। और वैसे ही ये भी क्षत्रियों से चिढ़ता था, ब्राह्मण था, क्षत्रियों से चिढ़ता था। कौन? महापद्मनंद। तो इसको भी महाक्षत्रिय हंता की उपाधि दी गई थी। और महापद्मनंद का बेटा था धनानंद, ठीक। इसका नाम केवल नंद था, लेकिन इतना धन का लोभी था, ललचट्टा था, समझ लो, छत्तीसगढ़ बोलते ना क्या थे, ललचट्टा। तो उसका नाम क्या पड़ गया? धनानंद, ठीक है। लालची प्रवृत्ति का, बोलते हैं सोने चांदी के ऊपर सोता था, ठीक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम रहा होगा उसको, पढ़े हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सीक्रेट किताब, रहस्य नहीं पढ़े? ठीक, पढ़ना। उसी के ऊपर सोता था। नाम क्या था? धनानंद। लेकिन एकदम अय्याश किस्म का राजा था, ठीक है। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का, ठीक। कैसा था? अय्याश था, पावरफुल था बट कैसा था? अय्याश था। अब कहाँ से देखो कहानी जोड़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। 2500 साल, लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। हमारा भारतवर्ष 16 अलग अलग राज्यों में बटा था, जिसको राज्य ना बोल के क्या बोलते थे? महाजनपद। उस महाजनपद में एक महाजनपद की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मगध। मगध में बहुत सारे वंश आए, डायनेस्टीज आए, ठीक है। तो ये सब सरनेम पे रख देते, ज्यादातर सरनेम पे है, कोई अलग से स्पेसिफिक नाम दे दिया, जैसे योगेंद्र साहू, साहू वंश, वर्मा वंश, देवांगन वंश, पटेल वंश, ऐसे। तो 7 मुख्य डायनेस्टी इसके पहले भी आए थे, बट हमको यहाँ से देखना है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे 7 टोटल हैं। उसमें से हमारा टॉपिक आज का क्या है? मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश के इतिहास को समझने से पहले नंद वंश के इतिहास को जानना जरूरी है। तो नंद वंश में केवल और केवल 2 राजा, पहला उसका फाउंडर, संस्थापक कौन? महापद्मनंद, और दूसरा उसका बेटा धनानंद। धन का लोभी था, नाम से धनानंद हो गया, ठीक। इसी का समकालीन बहुत ही प्रसिद्ध राजा, ग्रीक का, मसदुनिया का, मैकेडोनिया का, क्या नाम है? सिकंदर। तो कहानी थोड़ा सा शिफ्ट करते हम लोग, सिकंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि सिकंदर की वजह से हमारा इतिहास प्रभावित हुआ है। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर नाम से संबोधित किया था। नाम अलेक्जेंडर ही था, यहाँ के लोग उसको क्या कर दिए? सिकंदर। बोल नहीं पाए, सिकंदर, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर तृतीय भी बोलते हैं, ठीक है। पहले दूसरे उसके पापा दादा लोग को बुलाया। तो फिलिप का बेटा था सिकंदर। ऐसा बोला जाता है कि राजगद्दी पाने के लिए सिकंदर की माँ किसको मरवा देती है? फिलिप को जहर दे देती है, ताकि राजगद्दी किसको मिल जाए? सिकंदर को। अब उस समय ये तो मालूम नहीं था कि धरती गोल है, चपटा है, इसी बात पे लड़ाई झगड़ा चलते रहता था, ठीक। आज हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा होता है, उस समय धरती फ्लैट है कि गोल है, इसी बात पे मारापीटी होता था। उस समय ग्रीक के लोगों को, ग्रीक के आसपास ही पड़ता है मकदूनिया, जहाँ के शासक था, उन लोगों को जितने भी राज्यों की जानकारी थी, तो सिकंदर को लगा कि ये सारे राज्य पर मैं क्या पाऊंगा? विजय पाऊंगा। तो एक विजय अभियान के लिए निकल गए। मात्र 20 साल का था, ठीक। 20 साल में हम लोग इधर ऑनलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार नहीं किया, निकल गया। बोले पूरा क्षेत्र मेरे को क्या करना है? कब्जा करना है। तो विश्व विजय के
मकसद से सिकंदर निकल जाता है लड़ाई झगड़े करने, ठीक है। और उसी क्रम में भारत भी पहुंचेगा धीरे धीरे। तो सिकंदर क्या किया, मकदूनिया का शासक बना, पहले तो अपने पिता को ही मरवा के। मकदूनिया, इसी को अंग्रेजी में मैसिडोनिया भी बोल देते हैं, मकदूनिया का शासक। और वहां से ईस्ट की ओर निकल गया, मतलब भारत की ओर। पहले तो मालूम नहीं था भारत जैसा कुछ है, बस निकला। तो सिकंदर शुरुआत में तो कमजोर था, बोल लो कमजोर मतलब सैनिक दृष्टि से, सेना की संख्या ज़्यादा थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आसपास के छोटे मोटे राज्यों को जीतता गया और अपने राज्य में, अपनी सेना में उनको मिलाते गया, संपत्ति धन दौलत इकट्ठा करते गया, धीरे 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 मजबूत होते गए। और अगर आप महत्वाकांक्षी हो मतलब आपको मजबूत होना पड़ेगा ही। तो धीरे 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 ये आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। एक फेमस बैटल सिकंदर के लाइफ का सबसे फेमस बैटल, बैटल ऑफ गौगामेला। इसको हमको नहीं पढ़ना होता, लेकिन इसको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि चाणक्य के मन में चिंता जागृत कब हुई, इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ गौगामेला। सिकंदर के मिलिट्री स्ट्रेटजी को आज भी किताबों में पढ़ा जाता है यूरोप के। तो बैटल ऑफ गौगामेला, फारस का एक राजा था, उसके खिलाफ ये युद्ध किया सिकंदर। और कहते हैं सिकंदर की सेना में उस समय मात्र 50,000 सैनिक थे। और जो पर्शिया का राजा था, पर्शिया मतलब फारस, फारस मतलब ईरान, आज का ईरान, तो उस समय पर्शिया बोल देते थे, फारस बोल देते थे। तो उसके पास लगभग 2.5 लाख सैनिक थे। अब ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होने वाला था सिकंदर के लिए। सिकंदर के कुछ सेनापति है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा बाद में आगे चल के, जैसे एक सेल्यूकस निकेटर, ये थल सेनापति था। जैसे कमांडर होते हैं, जनरल होते हैं, जल वाले अलग, वायु वाले अलग, थल वाले अलग, तीनों वाले। तो इधर वायु वाला सिस्टम तो था नहीं, पहले थल और जल ही होता था। तो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और एक जल सेनापति था निर्याकस। जमीन में लटा लटक मारना हो तो सेल्यूकस, और पानी में डुबो डुबो मारना हो तो निर्याकस, ठीक है। तो अब इन लोग हाथ खड़ा कर दिए, भैया मेरे को सुसाइड नहीं करना है, ये 2.5 लाख से कौन लड़ेगा। तो सिकंदर बोला कि देखो इतना दूर आ गए हैं, ईरान तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाऊंगा। बोले मेरे को 1 पहर का बस समय देना, 1 पहर, 1 पहर का समय देना। और अगर 1 पहर में मैं सामने वाले राजा को मार के नहीं आता तो तुम लोग भाग जाना पीछे। बोला ठीक है। इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी देखना, ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 2.5 लाख सेना को ऐसे बिछा दिया। कितने किलोमीटर तक ऐसी सेना थी, ठीक। सिकंदर बोला भैया सेल्यूकस निकेटर तुम ना लेफ्ट विंग संभालो, निर्याकस को बोला तुम फ्रंट स्टेट संभालो, और मैं रहूँगा राइट पे। ये क्या किया, इसको मालूम था कि ज़्यादा देर होगा मतलब सारी सेना खत्म हो जाएंगी। ये अपनी सेना को राइट शिफ्ट करते गया इधर। इसको लगा कि यार इधर से घुस के मारेगा, और राजा पीछे बैठा हुआ था। ये भी अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि उसको फॉलो करो। फॉलो करते करते बीच का स्पेस खाली हो जाता है। सिकंदर अपने घोड़े बुकाफेलस को बोलता है चलो दिखाते राजा, घुस अंदर, और फिर कुदा कुदा के मारता है उसको, ठीक। ये जब युद्ध जीतता है पूरे विश्व भर में सिकंदर की चर्चा होने लगती है। और यहीं पे एक राजा थे तक्षशिला के मामूली से शिक्षक, नाम था चाणक्य, अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक। तो चाणक्य नाम के शिक्षक थे तक्षशिला में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ाते थे। कौन? चाणक्य। किसके टीचर थे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, कैश रिजर्व रेशियो, नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी। तो वो जब सुने इस युद्ध के बारे में, उसके बाद उनको चिंता हुई कि यार अगर ये भारत पहुंच गया, और भारत एक अखंड भारत थोड़ी ना, वो तो 16 अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो एक के बाद एक बैक टू बैक हराएगा। एक राज्य दूसरे राज्य के आक्रमण करने के लिए सिकंदर की सहायता करेंगे, और ऐसे तो पूरा भारत की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो चाणक्य इसके बाद सोचता है कि अब भारत का निर्माण करने का वक्त आ गया है, अखंड भारत बनाने का, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद था उसमें से एक महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली था और सेंटर में पड़ता था, उसका नाम कौन सा? मगध। तो मगध का जिक्र इसीलिए होता है। अब समझ आया चाणक्य इसी के पास क्यों गया, क्योंकि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर पाना काफ़ी आसान था, ठीक है। सेंटर में पड़ता था और शक्तिशाली भी था, 5 लाख की सेना थी उसके पास, धनानंद के पास। तो सिकंदर और धनानंद समकालीन थे, समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी, और धनानंद, ठीक। तो चाणक्य को ये चिंता सताती कि यार मेरा भारत नहीं रहेगा।
तो ये किसके पास जाता है? धनानंद के पास जाता है, उसके सभा में, और उस समय उसका दारू पार्टी चलते रहता है, ठीक है, बढ़िया नाच गाना हो रहा है। अब उस टाइम में चाणक्य महाराज उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, सुनो सुनो एक अर्जेंट बात है बोल के, और उसको बताता है इंडिया का मैप खोल के कि देखो सिकंदर यहाँ पहुँच गया है, और कुछ समय बाद इधर भी एंट्री मारेगा, एक दो जनपद को हराएगा, फिर आपका जनपद पड़ेगा और आपको भी हरा देगा। ये बात सुन के उसका ईगो हट हो जाता है, किसका? धनानंद का। किसी भी पावरफुल आदमी को बोलोगे कि आपको कोई मार पीट के चले जाएगा तो उसका मूड खराब होगा, वैसे भी पिया हुआ था। तो जीवन में एक सीख याद रखना, कभी भी पिए हुए इंसान को मत समझाना। आप उसको समझाने जाओगे कि पीना अच्छी बात नहीं है, और 1 घंटे बैठोगे उसके साथ, वापस आप लुढ़कते लौटते आओगे। तो पिया हुआ था, नहीं समझा, तो चाणक्य को एक स्मैक मार के, लात मार के वहाँ से भगा देता है। चुटाई बांधे रहता है चाणक्य, और वहीं से वो प्रण लेता है कि जिस शक्ति के अहंकार में तुम चूर हो, वो एक शक्ति, घमंड, सब चीज़ तोड़ दूंगा। तो अपना चुटाई खोलता है, वो बोलता है कि जब तक तेरे खून से मैं शैम्पू नहीं करूँगा तब तक अपनी चूटी को नहीं बांधूंगा, ठीक है। तो धनानंद भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता, मालूम था एक मामूली से शिक्षक है, क्या ही बिगाड़ लेगा। तो बोले मैं एक व्यक्तित्व का निर्माण भी कर सकता हूँ और एक राष्ट्र का भी निर्माण कर सकता हूँ, एक शिक्षक की ताकत तुम देखना। बोले ठीक। चाणक्य वहाँ से चले आता है। फिर बहुत सारी कहानी है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे ढूंढता है, उसी को कैसे सेलेक्ट करता है, ये कभी और चर्चा करेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को फिलहाल सेलेक्ट कर लेता है और छोटे मोटे आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, लेकिन हमेशा हार जाता है, भागना पड़ता है चाणक्य को, ठीक। हर बार जोश जोश में चल तो देता है मारने के लिए, लेकिन भागते दोनों वापस। अब एक बार थक हार के ना सरेंडर कर देते, हो गया यार, नहीं मिल रहा है, ठीक, दूसरी जगह पढ़ा लूंगा, दूसरा कोचिंग खोल लूंगा। अब एकदम शांत चित्त अवस्था में ध्यान करते रहता, उसी टाइम इसको एक शोरगुल की आवाज़ आती है। एक माँ अपने बच्चे को चिल्लाते रहती है। क्यों चिल्लाते रहती है? उसका हाथ जल जा रहता है खिचड़ी खाते वक्त। तो उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा पहले कोने कोने को खाया कर, कोने कोने वाला जल्दी ठंडा होता है, डायरेक्ट बीच में से उंगली डालेगा तो जलेगा ही। तो चाणक्य को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी क्या कर रहा है, जहाँ पे कोर पावर है किसका, धनानंद का, मगध में, वहीं जाके वो आक्रमण कर रहा है, तो हार निश्चित है। उसके माइंड में क्लिक करता है कि यार ठीक है, अब हम लोग भी बाउंड्री को घेरते हुए आएंगे, बाउंड्री से, उसके बॉर्डर से। धीरे 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 बाकी राजाओं को भी भड़का के धनानंद के खिलाफ करता है और अल्टीमेटली मगध पर जीत हासिल करता है। चंद्रगुप्त उसका गला काटता है, लेके आता है उसका खून और उससे अपनी शिखा धोता है, और फिर वहाँ से नंद वंश के समाप्ति के बाद कौन से वंश की नींव रखी जाती है? मौर्य वंश की, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य यहाँ से चालू होता है, जिसके संस्थापक कौन पूछा है तो चंद्रगुप्त मौर्य। अभी भी सिकंदर है, अभी सिकंदर गया नहीं है, ठीक है, सिकंदर गया नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, और इसके बाद बहुत से शासक आते लाइन से, अब इसको देखेंगे। सिकंदर की कहानी को मैं यहां तक खत्म कर देता हूं। क्या पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? ये मौर्य साम्राज्य 2500 साल पहले की स्थिति देख रहे हैं। भारतवर्ष 16 अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें एक महाजनपद की हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, नाम क्या है? मगध। मगध साम्राज्य में अलग अलग डायनेस्टीज आए, रूल किए। 7 ऐसे डायनेस्टीज के बारे में हम लोग देखे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, जिसमें ये 2 वंश का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, नंद वंश और मौर्य वंश। शुंग वंश में भी आ जाएंगे। तो नंद वंश में 2 फेमस राजा कौन कौन से? महापद्मनंद, धनानंद संस्थापक, और ये अंतिम शासक, दूसरा और अंतिम शासक, ठीक। ये कोड था, चाहे तो आप उसको याद कर सकते हो, नहीं तो कहानी पढ़ते जाओगे तो ऐसे भी याद रह जाता है, ठीक। धनानंद का बहस हो जाता है किससे? चाणक्य से, और चाणक्य प्रण लेता है कि इसको मैं हरा के ही रहूंगा, ठीक। चले, सिकंदर की बात बीच में आई थी। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, धीरे धीरे युद्ध जीतते चले गया, प्रसिद्धि हासिल होते गई उसको, और वो पहुंच जाता है झेलम नदी के तट पर। और झेलम नदी के तट पर उसका सामना होता है वहां के राजा, पंजाब के राजा पुरस से। इसको झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, या हाइडेस्पिच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस घटना 326 ईस्वी में हुआ था। 326 बीसी लिख रहा हूँ, ईसा पूर्व। तो सिकंदर का लाइफ जर्नी देखे तो वो 356 बीसी में पैदा हुआ और 323 बीसी में मर गया, 33 साल में,
ठीक है, मात्र 33 साल की उम्र में ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपना नाम बना के चले गया। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे इधर है पोरस और इधर है सिकंदर। ये बहुत फेमस बैटल है, ध्यान रखना। इधर है सिकंदर, इधर है पोरस। यहाँ पहुँचते पहुँचते बरसात का मौसम लग जाता है। अब बारिश का मौसम है, पानी भरा हुआ है, तो ये नदी एकदम उफान में रहता है। सिकंदर की सेना इधर, पोरस की सेना इधर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नदी के तट के आमने सामने सिकंदर और पोरस अपने बेड़ा जमाए हुए थे? तो झेलम नदी, ये झेलम नदी नाम है। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पढ़े होंगे उत्तर भारत की नदियाँ। ठीक, तो इधर सिकंदर और इधर पोरस है। अब पोरस को मालूम है कि भैया सिकंदर के पास सेना बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कम है, इसके लिए उसको सैनिक सहायता की आवश्यकता थी। तो अलग अलग आसपास के जनपदों में ये चिट्ठी भेजता है कि भैया अभी मेरे को लोगों की ज़रूरत है। ठीक, बेबी तू जा और बंदे लोग को कॉल कर दे। तो बेबी को भेज देता है बंदे लोगों को बुलाने के लिए। अब ये बात मालूम चलता है सिकंदर को। अब मालूम था पोरस को कि भैया मेरे को 2 महीने का समय मिल जाएगा, जैसे ही बरसात खत्म होगा उसका सिकंदर तो नदी पार कर लेगा, अभी नहीं कर पा रहा है। अब सिकंदर को मालूम था कि यार एक बार ये सैनिक सहायता ले लिया, मतलब मेरे को इस पोरस को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करता है, भरे पानी में कूद देता है, बोले अब भी चलो बाहर। ठीक, लेकिन इसको चीट कैसे करता है, यहाँ पे जितने भी इसके टेंट थे ना, उसमें कुछ आदमियों को रखता है, आग जला के रखता है ताकि हलचल दिखे, लगे कि ये अभी है, और रातों रात ये नदी पार करके आ जाता है। पोरस के साथ युद्ध होता है, और युद्ध कैसे हारता है उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ। सैनिक संख्या ज़्यादा थी सिकंदर की। दूसरा, इन लोगों को बरसात में लड़ने का आदत नहीं था। ठीक, तो बरसात हुआ मतलब कीचड़ हुआ, कीचड़ में ग्रिप नहीं बना पाए, और भी बहुत सारे कारण थे। तो ये धोखा दे के चकमा दे के आ गया। और पोरस के पास सबसे पावरफुल वेपन उसके हाथी। सिकंदर पहली बार इस युद्ध में हाथी देखो, बोले ये कौन सा घोड़ा है पोरस के पास, इतना बड़ा वाला घोड़ा। तो पहली बार घोड़ा देखता है भारत आके, पहली बार बंदर देखता है। तो हाथी को ये सामने रखे रहता है, हाथी चले तो भैया पूरा और दलदल बना दिए उसको। ठीक, तो ये सब स्थिति की वजह से पोरस हार जाता है और फाइनली इसके राज्य पे कब्जा करता है। बट बोला जाता है कि पोरस को ये इसका राज्य वापस दे देता है। इसके बाद एक नदी फिर से पड़ती उसको, कौन सी नदी, व्यास। व्यास नदी पड़ती, इधर सिकंदर की सेना पहुंच चुकी है, और व्यास नदी के उस पार मगध जनपद का बॉर्डर टच होता था। अब सिकंदर को लगभग 14 साल हो गए थे बाहर निकले। कितना, लगभग 14 साल से उसकी सेना लड़ रही थी, 12-13-14 साल हो चुके थे। तो सिकंदर की सेना हाथ खड़े कर देती है, बोले भैया अब घर परिवार की याद आ रही है, तुम जहां चाहे वहां शादी कर रहे हो, हमारी तो एक ही है, बोले इंतजार कर रही, 14 साल का वनवास हो गया। बोला ठीक, ये कारण थे। दूसरा कारण, यहाँ के हाथी लोग इतना उत्पात मचाते, जीत भले गया था सिकंदर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। अब बोले इधर 5 लाख की सेना, अब बोले जिसमें 2000 तो हाथी छे, तो नहीं लड़ने वाले। ऊपर से धनानंद का मालूम था, थोड़ा सर्किट टाइप का इंसान है। तो यहाँ से व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना मना कर देती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया, व्यास नदी को। बोला ठीक, सिकंदर टूट जाता है, बोला ठीक अब मन नहीं रहा है। बोले वापस जाते हैं तो 2 अलग अलग रास्ते से वापस जाते हैं। आधी सेना को सिकंदर रखता है, आधी सेना सेल्यूकस निकेटर के पास रहती है। जब ये अफगानिस्तान पहुंचे रहता है तो मालूम चलता है कि सिकंदर की बेबीलोन नामक जगह पे मृत्यु हो गई। 33 साल की उम्र में इसकी मृत्यु जाती 323 BC में। ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर घर वापस नहीं जाता, घर जाता तो मालूम था कि भैया इसके और रिलेटिव को मेरे को सारी सत्ता सौंपनी पड़ जाएगी। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में ही ये सारी सेना को वहीं स्थापित कर लेता है। बोले कहाँ उधर वापस जाओगे, यहीं ढूंढने वाले दूसरी शादी करेंगे। सब सेना को मनाता है, सैनिकों को सारे, और वहीं पे बस जाते हैं और अपना खुद का डायनेस्टी चालू करता है, सेल्यूसिड डायनेस्टी। ठीक है, सेल्यूकस नाम से सेल्यूसिड डायनेस्टी, सेल्यूसिड। तो सेल्यूकस निकेटर का भी जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ। तो ये सिकंदर की कहानी समझ आई। मरते समय उसकी 3 इच्छाएं बहुत फेमस थी कि भैया मेरे हाथ खोल के रखना, कि जा रहा हूँ तो कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर अपॉइंट किया था अपने इलाज के लिए, तो बोले मेरे ताबूत को डॉक्टर लोग ही निकालेंगे, उसी घसीटेंगे, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो कोई हकीम आपको नहीं बचा पाएगा। और सारी धन दौलत को बिखेर देना, बाद में भले रिपोर्ट लेने, लेकिन जब निकलेगा मेरा जनाजा तो बिखेर देना, कि लोगों को ये मालूम चल सके कि जीवन भर धन दौलत के पीछे नहीं भागना, क्योंकि लेके मैं कुछ नहीं जा रहा हूँ, यहीं छोड़ के जा रहा हूँ।
ये 3 सीख थी। सिकंदर की कहानी यहाँ पे खत्म हुई। बेबीलोन नामक जगह पे मर जाता है। बेबीलोन होटल सुने क्या, रायपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर को याद रखना, अभी सेल्यूकस निकेटर नहीं मरा है, ठीक। तो ये सिकंदर खत्म हुआ। इधर धनानंद की स्टोरी समाप्त। कौन खत्म कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है ये, चाणक्य को किताब पढ़ो मत पढ़ो, चाणक्य की चाणक्य नीति जरूर पढ़ना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बहुत सारे शासक आते हैं। आज पूरा मैं कहानी बताऊंगा, नोट्स तो यहाँ पे अवेलेबल है ही, फिर भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इधर सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आज सिर्फ पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं आपके लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आता है कौन, अशोक, फिर आता है दशरथ। तो ABC होता है ना CBA, जिनको याद नहीं होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, CBA से याद रखना, ABC से जगह CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंदुसार, A से अशोक। ABCD होता है, वैसे ये CBAD है। D से कौन, दशरथ। तो ये शुरू के 4 शासक इंपॉर्टेंट है और बाद के कुछ शासक इंपॉर्टेंट है, बीच के इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो मैं ऐसे रिलेट कर लिया हूँ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, दशरथ हो गया। CBAD ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। दशरथ, राजा दशरथ से याद रख लेना, वो दशरथ नहीं है, राजा दशरथ। अब उनके पास काफी ज्यादा संपत्ति थी, तो संपत्ति से संप्रति याद रखना, क्या, संप्रति, संप्रति। और संपत्ति कैसे इकट्ठा किया, तो शुल्क लगा के, तो सोली शुक, अलग अलग नाम मिलता है, सोली शुक, ठीक। उसके बाद आपको एक राजा देखने को मिलेगा, देववर्मन, शतधवन, जैसे शिखर धवन वैसे शतधवन। और उसके बाद बृहदत्त। इतने सारे शासक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इन शासकों का कोई रोल नहीं है, तो याद रखना, ऊपर के 4 याद रखना और ये अंतिम बृहदत्त को याद रखना। कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, ठीक। अब चाणक्य को मालूम था कि भैया सिकंदर तो मर गया, लेकिन उसका सेनापति अभी भी जिंदा है। सेनापति का नाम क्या, सेल्यूकस निकेटर। तो लगभग 305 BC के आसपास, डेट एग्जैक्ट कल मैच कर लेंगे, 320 या 22 के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है। 305 BC में युद्ध होता है किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ। इस युद्ध को आपको याद रखना पड़ेगा। चाणक्य को मालूम था कि भैया ये कभी भी आक्रमण कर सकता है, जो सिकंदर का अधूरा सपना था पूरा करने के लिए, कभी भी एंट्री मार देगा भारत में। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर विद्रोह से परेशान रहता है और अपने पश्चिम दिशा की ओर युद्ध में बिजी रहता है। चाणक्य को लगता है कि यार यही सही समय, बाद में और मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जब ये दूसरे युद्ध में बिजी है, तब हम लोग आक्रमण कर देते, पश्चिम साइड ऐसे ही व्यस्त है, पूर्व तरफ से हम लोग आक्रमण कर देते हैं, ठीक। तो सेल्यूकस निकेटर के ऊपर आक्रमण कर देता 322 ईस्वी में, और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है युद्ध को और संधि प्रस्ताव रखता है। बोले कि तुमको क्या चाहिए यार, अभी जानबूझ के जब दूसरी तरफ बिजी हूं तब तुम कोचा करो मेरे को। तो बोलता है कि पहले तो मेरे तरफ से 500 हाथी रख लो। हाथी कभी नहीं देखे थे, बोले ना, हाँ हाथी रखो, बोले उधर जाके लड़ना हाथी में बैठ के, ठीक। 500 हाथी दिया, लेकिन लिया क्या बदले में, पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड एरिया थे उसको सब ले लिया, काबुल, कंधार, हिरात, ये सब क्षेत्र को मांग लिए, ठीक। और अब बदला लेने तो कभी न कभी आएगा, ठीक है। तो बदला लेने के लिए ना आए, इसके लिए क्या करता है, शादी करवा देता है। चाणक्य बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी है हेलेना या कार्नेलिया, दोनों अलग अलग नाम है, लूसेंट में कार्नेलिया मिलेगा और टीवी सीरियल में हेलेना मिलेगा, ठीक है, दोनों एक ही हैं, ठीक। लेकिन कहानी देखना मत, कुछ भी कुछ बता दी, इतना कहानी बता दी जितना खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मालूम होगा कि अच्छा मेरे साथ ये भी घटना हुई। तो हेलेना या कार्नेलिया के साथ विवाह करा देते हैं, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य। वो बोले खुश, चलो ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य की मेरी बेटी राजकुमारी बनेगी, ठीक है, रानी बनेगी।
तो सेल्यूकस निकेटर भी खुश, चाणक्य भी खुश और चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश। बोले इधर मिल नहीं रही थी, चलो फॉरनर से ही शादी करवा दिए। बोला ठीक। तो इससे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता ऐसा माना था, क्योंकि इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। एक और शादी करता है, दूधधरा नाम रहता है उसका, दुर्धरा। उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को पहले खत्म करते हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंट बैटल रहता है, लेकिन अंतिम समय में इतना युद्ध लड़ लिया रहता है चंद्रगुप्त मौर्य कि उसको ये सब खून खराबे से मन उठ जाता है। तो जीवन के अंतिम दिनों में वो कौन सा धर्म अपना लेता है, ध्यान रखना, जैन धर्म। और एक संलेखना प्रथा होती है जैन धर्म में, उसमें अन्न और जल को त्याग देते हैं, धीरे 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 आत्मा शरीर से बाहर आती है। ठीक, कुछ दिन लगते हैं, खत्म हो जाता है शरीर। ऐसा बोलते हैं कि उस तरीके से मोक्ष मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपना लेते हैं अपने अंतिम दिनों में, और इधर कर्नाटक तरफ साउथ इंडिया में चले आ रहे थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी वहाँ पे खत्म। अब चाणक्य प्राइम मिनिस्टर फिर से बनते किसके, बिंदुसार के। इसके फिर से पीएम बनते हैं बिंदुसार के। अब देखो बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, अच्छा राज करता है, कुछ साल होते हैं। बिंदुसार को उसके दरबारी लोग चाणक्य के खिलाफ भड़का देते हैं। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मूर्खों को रास नहीं आएगा, अमीर व्यक्ति कभी भी गरीबों को रास नहीं आएगा। ठीक नियम है संसार का। तो ये चाणक्य भी कई लोगों के मन में खटकते थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी, बिंदुसार को कैसे भड़काते हैं। तो बोले तुम्हारी माता जी को किसने मारा, चाणक्य ने मारा। बोले कैसे, तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानियां सुन लेना। बोला आज सिर्फ कहानी पढ़ना, कल फैक्ट पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य बचपन से, मतलब जब से उससे मुलाकात हुआ था तब से छोटा छोटा जहर देता था, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था उसके खाने में मिला के, एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए। वैक्सीन वही तो रहता है। क्यों? पहले के ज़माने में तलवार आर पार भी हो जाए तो बचा ले जान, लेकिन जहर इस प्रकार के थे कि उसका काट नहीं मिलता था। तो उसको पहले से थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर देता था। अब जब बड़ा हो गया तो भैया जहर का मात्रा ज़्यादा, उसको उसका शरीर झेल ले रहा है। तो चाणक्य महाराज उसको हमेशा स्त्रियों से दूर रखते थे। पुरुषों को सफल होना है तो 3 मैत्रायणी संहिता में बात है, स्त्री सूरा पासा। सफलता के बाद ऑटोमेटिक सब आएंगे। स्त्री सूरा पासा से दूर रहना, तो दूर रखता था उसको दूरधरा से। और हेलेना से वैसे ही समझ नहीं आ पाता था उसका भाषा। ठीक, तो अब दूरधरा प्रेग्नेंट थी, 7 दिन बचे थे, डिलीवरी गए। तो चाणक्य चले जा रहे थे, दूरधरा मौका पाके चंद्रगुप्त मौर्य के पास चले आती है। बोले कि भैया इतने दिन हो गए, टाइम स्पेंड नहीं किए, कम से कम हाथ से खाना खिला दो। बोले ठीक, तो हाथ से खाना खिला देते, लेकिन कैसा खाना, जहर वाला। चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं मालूम कि मेरे खाने में जहर है। तो उसी टाइम चाणक्य महाराज एंट्री मारते हैं, और दूरधरा उस टाइम मरने के कगार पे थी। तो बच्चे को बचाने के लिए दूरधरा के पेट को काट के बच्चे को निकाल लेते हैं। अब दूरधरा ऐसे भी मरने वाली थी, ये सोच के चाणक्य उसको, ठीक, यही कहानी को मिर्च मसाला लगा के बिंदुसार को बताते हैं। तो रात में पिया रहा होगा, चाणक्य को बुलाया, इधर आओ, और उसको गाली देके भगा दिया। तो चाणक्य प्रण ले लिया कि मतलब जिस साम्राज्य को मैं पूरा जीवन दे दिया, वहाँ मेरा इतना अपमान, मतलब ठीक है अब वापस नहीं आऊँगा। ठीक, वैसे चोट को इंसान भूल जाता है, अपमान को नहीं भूलता। पीपल फॉरगेट इंजरीज बट दे नेवर फॉरगेट इंसल्ट्स। ठीक, तो चले जाता है। बाद में उसको गलती का एहसास होता है, बुलाता है लेकिन नहीं जाता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में वो भी वैसी संलेखना विधि से मर जाता है। ठीक, कौन? चाणक्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से चाणक्य भी कहानी खत्म। बिंदुसार के बाद गद्दी किसको मिलती? अशोक को। लेकिन इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बिंदुसार की 26 रानियां और कितने 101 बेटे। ठीक है, संतान नहीं, बेटे, बेटियां पता नहीं, 101 बेटे। अब देखो 101 बेटे में 99 अलग माताओं से थी और 2 अलग माताओं से थी। धर्मांगनी नाम था, धर्मा। ठीक, उस 2 बेटे का नाम था, एक का नाम अशोक और एक का नाम था विटाशोक। ठीक, टोटल कितनी रानी? 26 रानी और 101 बेटे। इतना नहीं पूछेगा। इधर हम लोग इंतजार में कब गवर्नमेंट जॉब लगे तो कब एक मिले, सेंचुरी पार कर दिया। ठीक, तो अब ये माना जाता है कि जो धर्मा थी, मतलब अशोक की मम्मी थी, वो एक जनजाति महिला थी। ऐसा बोला था, शिकार करने के समय जंगल में मुलाकात हो गई, वहीं प्यार होगा, विवाह रचे, और वहाँ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अशोक और विटाशोक। तो ये अशोक और विटाशोक उतने राजघराने के दिखते नहीं थे। ठीक, तो बाकी लोग इसको चिढ़ाते थे कल्लू कल्लू बोल के।
तो अशोक वैसे ही बाकी लोग से चिढ़ता था। ठीक, अब एक समय आया कि बिंदुसार के खिलाफ उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया, और खास करके तक्षशिला ये सब जगह में, इंपॉर्टेंट जगह में विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को भेजता है, लेकिन वो मार खा के वापस आ जाता है। ठीक है, विद्रोह को नहीं दबा पाता, शांति समझौता करने जाता है, समझाने के लिए जाता है, उसको मार पीट के भेज देते हैं। फिर बिंदुसार किसको भेजता है? अशोक को। अशोक को ऐसे ही अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, चंड अशोक बोलते थे, चंडाल बोलते थे उसको, चंड अशोक, ठीक, क्रूर अशोक, ऐसे नाम थे उसके। एक बार अपनी बीवियों को कानाफूसी करते सुन लिए, कोई थोड़ा काला था रंग से, सांवला, तो चिढ़ाते हुए तो जिंदा जला दिए। 1 लाख लोगों को मरवा दिया कलिंग में, तो चंड अशोक। लेकिन अशोक, चंड अशोक से अशोक महान बनने तक का सफर देखेंगे। तो चंड अशोक ऐसी अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वहां पहुंचने से पहले एक चिट्ठी भिजवाया है, मेरे आते तक सब शांत हो जाना। जैसे मम्मी लोग का एक स्ट्रेटेजी रहता है, मारेंगी और रोते रहोगे तो चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, ऐसे नहीं बोलती थी मेरी मम्मी। 3 गिनती गिन रही हूँ, 3 गिनती गिनते तक चुप हो जा, नहीं तो सो चले। तो उस घबराहट, उस डर की वजह से पहले ही शांत हो जाते थे, 3 गिनती होता था। तो ऐसी ये चिट्ठी पहुंचाया कि मैं पहुंचा और विद्रोह शांत नहीं हुआ तो सबके परिवार को, पूरे गांव जला दूंगा, बच्चे बूढ़े सबको मरवा दूंगा। और एक गांव को ऐसे जला दिया था इसने, तो उसको देख के डर के मारे बाकी लोग विद्रोह समाप्त कर दिए। ठीक है, तो बिंदुसार तब से ज़्यादा तवज्जो देने लग गया किसको? अशोक को। और ये सुसीम और इसके भाई लोग ऐसे चिढ़ने लगे। तो क्या हुआ, जब बिंदुसार मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तो सुसीम क्या करता है? इसकी मम्मी को मरवा देता है, धर्मा को। अब इस बात से नाराज होता है कौन? अशोक। अशोक जाता है और सुसीम का गला काट देता है और राजगद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन इसको मालूम था कि भैया अभी और बाकी भाई बचे हुए हैं, टोटल 99 से मैं अभी एक ही को मारा हूँ। तो लाइन से सभी भाइयों को मारना चालू करता है। उसको मालूम था कि भैया कल को प्रॉपर्टी डिमांड किए तो 100 टुकड़े में बढ़ जाएगा, 100 टुकड़े में बटेगा। ठीक है, तो उसको लगता है कि भैया अब मेरे भाइयों की बलि देने का वक्त आ गया है। और सफलता की देवी वैसे भी बलि मांगती है। कितने भाई बहनों? चार है। मोटिवेट हो गए, कदम मत उठा लेना कुछ। ठीक है, चलिए प्यार से हिस्सा मांग लेना। तो अशोक फिर लाइन से मारना पीटना चालू करता है। उसमें से एक भाई शरण ले लेता है, कहाँ? कलिंग में। और कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। ये तो 98 भाई को तो मार देता है। बाद में मालूम चलता है कि एक भाई कलिंग में जाके छिपा हुआ है। और जैसे ही कलिंग का नाम सुनता है ये रेडी, उत्साहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने समय में कलिंग को कब्जा नहीं कर पाया था। और कलिंग छोटा सा राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य में देखोगे तो कलिंग तो छोटा सा था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मगध के बाद अगर कोई आर्थिक रूप से समृद्ध था तो वो था कलिंग। क्यों? यहाँ से इसको बंदरगाह मिल जाते थे, बहुत सारे पोर्ट थे। इस पोर्ट से ट्रेड किया जा सकता था, साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, ये इंडोनेशिया, सब तरफ ट्रेड किया जा सकता था। तो ये बंदरगाह के लालच में अशोक भी इधर आता है और एक नाम बन जाता कि यार जो मेरे दादा जीत नहीं पाए उसको मैं जीतूंगा। तो पहले चिट्ठी पत्री भिजवाता है वही डायलॉग के साथ कि मेरे आने से पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देना, नहीं तो भी नहीं तो क्या, ऐसे लिख जाता है। इसका ईगो हो जाता है। तो बोलते हैं कि उस समय 4 लाख की सेना थी। 4 लाख की सेना को लेके कहाँ पहुंच गया? और बोलते कि कलिंग में मात्र 10,000 की सेना थी, लेकिन उन लोग बाकी बड़े बूढ़े सब जितने भी डोकरे ढाकरे सबको लेके आ गए युद्ध के मैदान में। बोले डंडा पकड़े, बोले उसी से लड़ने वाले से कोचक। तो 1 लाख की आबादी थी और बोलते कि सब के सबको निपटा दिया। मतलब इतना घमंडी था, इतना क्रूर शासक था। लेकिन वही उसके जीवन का परिवर्तन काल बनता है, यू टर्न वहीं से उसका लाइफ लेता है। ठीक है, तो ये ईगो हट हो जाता है उसका। अशोक बैठता है गद्दी पे लगभग 269 बीसी में, ईसा पूर्व, और 261 बीसी में कलिंग पर चढ़ाई करता है 8वें वर्ष में, अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में ये चढ़ाई करता है। कहाँ पे? कलिंग पर। अब युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन अगले दिन जब निरीक्षण पे जाता है कि देखता हूँ कितने लोगों को मारा हूँ, तो देखता है हर जगह खून ही खून, जैसे नदी बहती है वैसी खून की नदी बह रही थी। वहाँ आसपास एक नदी थी, नदी का नाम बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं कि उस नदी का पानी कई दिन तक लाल रहा, इतना खून बहा दिया। तो सब देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप जो पाना चाहो एकदम शिद्दत से, और जब मिल जाता है ना तब लगता है कि यार ये मेरी खुशी का जरिया नहीं था। लोग धन के पीछे भागते हैं, लोग सम्मान के पीछे भागते हैं। जब वो मिल जाता तो लगता है कि नहीं, जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जो सुखी देंगे, खुशी देंगे। इसको लगता है कि नहीं,
यही बात रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में अहिंसा को स्वीकारता है और जैन धर्म अपना लेता है। तो इसका मन भी अशांत रहने लग गया इतने लोगों को मारने के बाद। ठीक, तो वहीं पे एक भिक्षु को देखता है जिसका नाम रहता है उपगुप्त, बौद्ध भिक्षु रहता है। उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, जैन के बाद बौद्ध तो आ ही गया था। तो उपगुप्त के जब चेहरे को देखता है तो अलग शांति का भास होता है। उसको बुलाता है, पूछता है कि मेरा मन इतना विचलित क्यों है, मैं राजा हूँ, सब चीज़ है मेरे पास, धन दौलत सब चीज़ की कमी है, फिर भी अशांत है मन, आपका मन इतना शांत क्यों है? वो बोला शांत इसीलिए है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। बोला ठीक। तो उपगुप्त से ये शिक्षा लेता है बौद्ध धर्म का और इसको अपना प्रधानमंत्री बना लेता है, और वहीं से अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, हिंदू धर्म छोड़ के क्या अपना लेता है, बौद्ध धर्म, और अहिंसा की नीति चालू कर देता है। ठीक, और यही कारण था आगे चल के मौर्य साम्राज्य के पतन का, क्योंकि अहिंसा की स्थापना करने के लिए भी हिंसा करना पड़ता है, धर्म की स्थापना करने के लिए भी अधर्म का सहारा लेना पड़ जाता है। महाभारत युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। जितने भी महारथी थे कौरव की सेना में, सबको चीटिंग से हराए, चाहे वो भीष्म पितामह ले लो, चाहे द्रोणाचार्य ले लो, कर्ण ले लो, लास्ट में दुर्योधन को ही ले लो, सबको धोखा दे के मारे। तो ये भूल गए कि भैया अहिंसा की स्थापना करना है ना, शांति की स्थापना करना है तो अशांति से गुजरना पड़ता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का इतना प्रचार प्रसार किया गया, लोग कमजोर होते चले गए, जिसको जो राज्य चाहिए वहाँ कब्जा कर ले रहा है, बोला ठीक है जाने दो जाने दो जाने दो, ये सब चल ही रहा था कार्यक्रम। तो ये अशोक की कहानी थी। अशोक के मरने के बाद ये सारे लोग आते हैं, दशरथ हो गए, संप्रति हो गए, ये सब। लास्ट पढ़ना है बृहदत्त। अब ये सारे के सारे बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। ठीक, और बौद्ध धर्म केवल अब भारत में प्रचलित नहीं है, श्रीलंका में भी, चाइना में भी, जापान में भी, मलेशिया, सब जगह ये अपने जितने भी बच्चे थे ना उनको कहाँ कहाँ भेज दिया, दूसरे देश भेज दिए, बोले जाके तुम बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करो। ठीक, तो बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे था किसके टाइम में, अशोक के समय में। अब जितना यहाँ बौद्धिस्ट नहीं है उतने चाइना में मिल जाएंगे, जापान में मिल जाएंगे, नेपाल में मिल जाएंगे। तो बृहदत्त अंतिम शासक रहता है, और ये अंतिम किस लिए हो जाता है, इसका सेनापति रहता है जिसका नाम क्या रहता है, पुष्यमित्र शुंग, और ये ब्राह्मण रहता है। अब इसको बात हजम नहीं हुए कि मेरे रहते रहते हिंदू धर्म खतरे में है, बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं, और ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा कि कोई आक्रमण कर दिया, आप हथियार ही नहीं उठा रहे हो, छोड़ दो हथियार। तो पुष्यमित्र शुंग उसको मारने की योजना बना लेता है, किसको, बृहदत्त को। तो जब ऑनर देते रहते हैं, सलामी देते रहते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे खड़े रहता है, बृहदत्त के पीछे, और तलवार उसको ऐसे उठाना था सलामी में। वो यूट्यूब ब्रूटस एक कहानी था अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होगे कोई। तो पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या कर देता है, बृहदत्त की। ब्राह्मण रहता है, और यहाँ से ब्राह्मण वंश की नींव रखी जाती है, ब्राह्मण वंश होता है जिसमें शुंग वंश पहला वंश था। ठीक, क्लियर। तो इतनी सी कहानी समझ आई। तो क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकैप करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मौर्य साम्राज्य देख रहे थे कितने महाजनपदों में बटा था। ठीक, ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कर्ण और सातवाहन या आंध्र सातवाहन। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन, महापद्मनंद, उसका बेटा कौन, धनानंद। इसको कौन मारता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में 322 ईसा पूर्व मिलता है या 320 मिलता है, अलग अलग किताब जो मौर्य साम्राज्य के ऊपर लिखे गए हैं, तो दो डेट मिलेंगे, एक 320 मिलता है, एक 322 मिलता है, दोनों बीसी में, ईसा पूर्व। सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का। ठीक, मकदूनिया का शासक था, 356 बीसी में पैदा हुआ, 326 में भारत में एंट्री मारता है, युद्ध लड़ता है पोरस के साथ, व्यास नदी पार करने से इसकी सेना मना कर देती है। वापस लौटते समय बेबीलोनिया नामक जगह में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, 33 साल की उम्र में। सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान वाले एरिया में कब्जा कर लेता है, ठीक है, उसकी सेना को खुद रख लेता है। सेल्यूकस निकेटर के साथ भी युद्ध होता है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, 500 हाथी उसको गिफ्ट में देता है, दहेज के रूप में देता है, बदले में काबुल कंधार जैसे महत्वपूर्ण इलाके को कब्जा कर लेता है। ठीक, पहले संधि प्रस्ताव मतलब शादी प्रस्ताव, आस पड़ोस के राज्य से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो शादी कर लो। बोले यहाँ का राजा वहाँ की रानी, बोले तो आ ही रही झगड़ा करने के लिए, और कहाँ से झगड़ा होगा। ठीक, तो शादी कर लेते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो अपने ससुराल मायके पे थोड़ी आक्रमण करवाएंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त होती है, बिंदुसार की चालू होती है। बिंदुसार के बाद
अशोक राजगद्दी पे बैठता है और अंतिम शासक कौन रहता है मौर्य साम्राज्य का? बृहदत्त, जिसको उसका खुद का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ये मार देता है। और वंश रखता है कौन सा? शुंग वंश। ठीक, इतनी सी कहानी समझ आई आपको? चलिए बताइए रजनी मैडम, सिकंदर का जन्म कौन से ईसा पूर्व में हुआ? 322 नहीं, उस टाइम तो मर के 1 साल हो गया, उसका दसगात्र कार्यक्रम हो गया, बरसी हो गया। कब पैदा हुआ मैडम बताइए? पायल 356 BC में। ठीक है, बताइए हाइडेस स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? पोरस के साथ, कौन से BC में? ले लूं 326 में। मृत्यु कब होती है मैडम? कहानी में खो गए थे। ठीक, प्रीति मैडम 323 में। आप बताइए मैडम, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजगद्दी संभालते हैं मैडम? बिंदिसार। बिंदी, ठीक है कोई बात नहीं। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ठीक है, एक बिंबी है एक बिंदु है। ठीक है, इधर चांदी मैडम बताइए, उसके बाद कौन? अशोक। अशोक के बाद कौन? राम के पिताजी दशरथ। ठीक, उसके बाद कौन? संप्रति। अंतिम शासक कौन? बृहदत्त। ठीक, तो कल जब आओगे तो याद करके आना। एक चीज आपको कंपटीशन में बना के रखेगी और वो है उत्साह। लोग जोश जोश से आते तो हैं, लेकिन 1 महीने में उसका उत्साह जोश ठंडा हो जाता है। और इसीलिए 4-5 साल से तैयारी करने वाले 4-5 साल हो जाता है, बीत जाता है। क्यों? उत्साह की कमी होती है। ठीक, तो उसको मेंटेन आपको करना पड़ेगा। तो जिस उत्साह के साथ पहली क्लास में आप आए हो वो मेंटेन रहना चाहिए। और कल आओगे तो याद करना, मेरे क्लास में आओगे तो ऐसा खाली मुँह धोके नहीं, ठीक, पढ़ के भी आना है। चलिए, अभी तामेश सर की क्लास होगी 2 मिनट में, मिलते हैं कल। लेकिन कल आने से पहले आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक।